महाकुंभ का मेला चल रहा है। लोग नहान कर रहे हैं। अमावस्या का नहान, शिव नहान, तमाम तरह के नहान लगे हुए हैं। लोग इसी में नहान कर रहे हैं अपना। जा कर के जिन लोगों ने पाप किया है वो अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। कहते हैं अगर किसी इंसान से पूछो कि उसने पाप किया है तो वो कहेगा कि उसने कोई भी पाप नहीं किया है। लेकिन इंसान ने कितना पाप किया है, उनके अंदर पाप है या नहीं है, अगर ये देखना है तो जो कुंभ मेले में गए हुए हैं लोग नहाने के लिए, अपने पाप को धुलने के लिए, उनको देखिए। उनको देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि पापी दुनिया में कितने भरे पड़े हैं। एक एक दिन में 1.5 करोड़ लोग अपना पाप धुल रहे हैं। अब ऐसे ही कहानी में हंसी तो आई जाएगी। ऐसा नहीं कहता कि मैं पापी नहीं हूँ, आप पापी नहीं है। सभी ने किसी न किसी के अंदर पाप तो समाया हुआ ही है। किसी न किसी स्वार्थ से दुनिया चल रही है, यानी कि सीधे कह लें तो स्वार्थ से दुनिया ही चल रही है। खैर वो तो बात की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल असली बात है उस पर बात कर लेते हैं। इसी महाकुंभ में गई हुई एक महिला को एक साधु से प्रेम हो जाता है। उसके बाद जो होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जब इस बात का खुलासा होता है तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। ये कहानी वाकई अपने आप में लाजवाब है। इसको सुनने के बाद हर कोई जा करके इसी तलाश में रह रहा है कि काश उसे भी ऐसा मौका मिल जाए। दरअसल प्रयागराज की ही रहने वाली एक औरत जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि दिखने में बेहद खूबसूरत, सुडौल बदन, उसकी चमचमाती हुई एकदम आंखें, इस प्रकार जिसको देखने के बाद हर कोई मोहित हो जाता था। हर कोई चाहता था कि उस महिला को अपना बना ले, उस महिला के साथ अपनी रातें गुजारे, उस महिला के साथ अपना जीवन गुजार ले। इस प्रकार की उस महिला की खूबसूरती थी। उसकी खूबसूरती का बखान करना बस से बाहर की बात है, इतनी खूबसूरत थी वो। लेकिन कहते हैं कि खूबसूरती एक समय के बाद ढल जाती है। प्रेम वही होता है जो अंत समय तक साथ दे। अब ऐसा ही कुछ होता है रश्मि के साथ। रश्मि अपनी खूबसूरती का गुमान करती है और वो इधर उधर जब घूमा करती है, कुंभ मेले में भी घूमती है और इसी मेले में घूमते घूमते तमाम लोगों से उसकी मुलाकातें होती है। दरअसल रश्मि के थोड़े से पीछे और उसके बारे में हम जान लेते हैं। दरअसल रश्मि प्रयागराज की में उसकी शादी हुई रहती है। दरअसल वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर जिले की रहने वाली होती है। गाजीपुर की वो लड़की जिसका विवाह प्रयागराज में होता है और वहाँ पर वो अपने जलवे बिखेरती थी। अपने पति के साथ जब चलती थी तो लगता था कि कोई जन्नत की हूर चल रही है, इतनी खूबसूरत थी। लेकिन जो औरत थी, औरत के चर्चे बहुत थे। उसके मायके में भी आशिक बहुत थे, जिन लोगों से वो बातचीत किया करती थी। बातचीत का दौर था, उसको उसने तोड़ा ही नहीं था, बल्कि जब भी उनको मौका मिलता था उन लड़कों से वो बातचीत कर लिया करती थी, उन लड़कों से मिल भी लिया करती थी। अब ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और जब वो अपनी जवानी की दहलीज जब पार कर लेती है, यानी कि जब वो पहुँचती है लगभग 35 साल की उम्र में, और 35 साल की जब उसकी उम्र होती है, उसी टाइम पर ये लगता है महाकुंभ। और इसी महाकुंभ नगरी में जब वो घूम रही होती है, घूमते घूमते वो सुबह का समय होता है, वो गई रहती है स्नान करने के लिए। और इसी स्नान करके जब वो निकलती है तो उसकी नज़र एक साधु पर पड़ती है। जब उस साधु को वो देखती है, देखती ही रह जाती है। दरअसल वो साधु के रूप में जैसा लग रहा था, उस आदमी का जो चेहरा है एकदम चमक रहा हो, उसकी वो दीवानी हो जाती है। अब उसकी तरफ देख करके वो मुस्कुराने लगती है और फिर नहा करके कपड़े बदल करके उस बाबा के पास पहुंचती है और पहुंच करके उससे बातचीत करती है। और बातचीत करने के बाद उससे पूछती है कि ये बता बाबा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तमाम उससे बातें करती है और इस कदर बातें करती है कि फिर उन दोनों में नंबर साझा हो जाता है। फिर वो वहाँ नंबर तो साझा होता है, फिर महिला घर पे पहुँचती है। उसके बाद वो फ़ोन पर बातचीत का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो अब शुरू रहता है। बाबा दिन भर अपने
मस्त रहा करता था, महाकुंभ में इधर उधर घूमा करता था, लेकिन उसके कान में एक ईयरफोन लगा होता था, जिस ईयरफोन से वो बातचीत किया करता था उस रश्मि नाम की महिला से। रात होती है, लगभग 4 दिन बाद उसके बाद जो रश्मि है वो कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मिलना है तो तुम हमारे कोठी पर ही आ जाओ, आकर के यहीं पर जो बातचीत है कर लेंगे। वो कहती है कि ठीक है, और फिर वो जाता है और जो महिला है वहीं पर पहुँचती है और पहुँच कर के वो दोनों बातचीत करने लगते हैं और फिर बातचीत करने के बाद फिर जो महिला है अपने घर पे चली आती है। रात होती है, उसका जो पति होता है वो एक ड्राइवर होता है और उस दिन वो गाड़ी लेकर के बाहर गया रहता है और जब वो पता चलता है इस महिला को कि उसका पति बाहर गया हुआ है, तो फिर उस बाबा को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उसको अपने घर पे बुलाती है। जैसे ही बाबा उसके घर पे आता है, उसकी आवभगत करती है, खातिरदारी करती है। उसके बाद जो अपने जिस्म की गर्मी की खातिरदारी जो करने के लिए बुलाई थी, उसको वो अब परोसने लगती है। दरअसल जो रश्मि है, वो अपने बाबा के सामने खेलने लगती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू करने लगती है। दरअसल बाबा भी अपने कंठी माला को उतार करके साइड रखता है और उस महिला पे टूट पड़ता है। उसके बदन को देख कर के, उसके छरहरे बदन को, उसके वक्ष को, उसके उरोज को देख कर के, तमाम जो उसकी खूबसूरती है, उसकी बनावट है, उसको देख कर के वो भी अपने किस्मत को अ महान ही बता रहा था कि उसे किस्मत है कि उसको इतनी खूबसूरत औरत आज उसको खुद से अपने जवानी की जो दहलीज़ है वो पार करने के लिए बोल रही है। और उस रात उन लोगों ने कुछ जम करके शारीरिक संबंध बनाया। जो बाबा है पलंग-तोड़ उससे प्यार करता है, जिसको वो भूल ही नहीं पाती है। रात से सुबह हो जाती है, दोनों सोते ही नहीं है और सुबह होने के बाद ये जो महिला है बाबा उसके घर से विदा लेता है और फिर चला जाता है महाकुंभ में। उसके बाद उस महिला का जब पति आ जाता है, फिर पति अब इधर ही उधर रहता है। अब इसको मौका मिल नहीं पा रहा था कि ये उस साधु से शारीरिक संबंध बना सके। इसीलिए जो महिला है एक दिन वहीं पर एक होटल के कमरे में जाती है और जैसे ही उस कमरे में पहुँची वहाँ पर जा कर के वो एक कमरा बुक करती है। दरअसल वो महिला एक सरकारी टीचर होती है। वो जो सरकारी टीचर महिला होती है, वो होटल पे जाती है, कमरा बुक करती है और फिर बाबा को फ़ोन करती है और कहती है कि आप इस होटल में आ जाइए, इस कमरे में। बाबा उसी होटल में, उसी कमरे में पहुँचता है और पहुँचने के बाद ये दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो शुरू कर लेते हैं। वो दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से निर्वस्त्र होते हैं और एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में मसरूफ़ होते हैं। कुछ समय बाद तब तक अचानक से उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। दरअसल वो जो होटल था, जिस होटल में उस महिला ने कमरा लिया था, वो कमरा पहले से ही वो होटल जो था वो पहले से ही बदनाम होटल था, लेकिन उस महिला को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इसी प्रकार का काम ही होता है। यानी कि वहाँ पर सीधा-सीधा एक तरह से उस होटल में सेक्स रैकेट का काम चलता था और ऐसा ही कुछ होता है उस महिला के साथ भी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली रहती है कि उस दिन जो कपल हैं उस होटल में ज़्यादा गए रहते हैं और वहाँ पर जो कस्टमर बन के आदमी गए रहते हैं, वो भी ज़्यादा गए रहते हैं। उसी दौरान ये जो महिला टीचर है और वो साधु बाबा है, उनके कमरे पे भी पुलिस दस्तक देती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है। उसको लगता है कि रूम सर्विस वाला होगा, वो खुदा जा करके दरवाज़ा खोलती है बदन पे तौलिया लपेटे हुए, तब तक जो पुलिस है वो कहती है कि हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। अब इस पर जब पुलिस तलाशी लेने की बात करती है, तो वो कहती है कि मुझे कपड़ा तो बदल लेने दीजिए। इस पर जो महिला पुलिस होती है वहाँ पे कांस्टेबल, वो कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। जेंट्स पुलिस वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है और महिला जब अंदर प्रवेश करती है तो अंदर जो बाबा होता है वो भी होता है बिल्कुल निर्वस्त्र, उसको भी पकड़ा जाता है और उस सरकारी महिला टीचर को भी पकड़ा जाता है और उन दोनों को थाने लेकर के आया जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। ये दोनों शादीशुदा नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में कुछ और ही माजरा चल रहा था। अब जैसे ही इस प्रकार की जब पुलिस बातें सुनती है, जब थाने में बात जाती है, तो फिर धीरे-धीरे इस मामले को मरहम-दरहम करके कराया जाता है। लेकिन जो पुलिस है उनके खिलाफ एक्शन लेती है और उस होटल वाले को का तो होटल ही सीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहा था। हालाँकि इस कुंभ मेले में उसका होटल वैसे भी फुल चलता है, लेकिन आदत वाले की आदत तो जाएगी नहीं, इसलिए वो अपना सेक्स रैकेट चला रहा था उसी में। और इधर जो महिला है वो अब
अब किसी के नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, न अब उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं रही, लोग उसको अब ताने देते हैं। और जो अभी तो फिलहाल जो महिला है वो बाइज्जत बरी कर दी गई है। अब उसका पति अपने वकील से लेकर के जा कर के ज़मानत करवा लिया है। बाबा की भी ज़मानत हो चुकी है। बाबा को कुंभ से भगा दिया गया है, और जो भगा क्या दिया गया है, बाबा कुंभ में गया ही नहीं और वहीं से बाहर ही बाहर वो निकल गया, कुंभ मेले में गया ही नहीं। लेकिन ये जो कहानी है ये किसी दूसरे के द्वारा बताई गई थी, इसी वजह से मैंने आपको बताई। इस कहानी के सत्य होने की पुष्टि मैं नहीं करता। कहानी की हकीकत क्या है, या वहाँ पर जा कर के उस महिला से बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वाक़ई ऐसा हुआ था। हमारी जो टीम है वो एक हमारे मित्र हैं अभिषेक, वो अभी प्रयागराज में ही हैं, उनसे हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही हमको ये कहानी पता चली है, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। और जैसे ही हमारा उनसे कॉन्टैक्ट होगा, हम उस महिला तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और आपसे ये सारी चीज़ें साझा करेंगे, और जा कर के बात करके हम आपसे बताएँगे कि आखिर हकीकत में है क्या। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।